स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस मैम। मैम। ओके, वेरी गुड। सो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोटीन का डिवीजन हो रहा है ये दिव्यांशी, और प्रोटीन को मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रोटीन है वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। कैसा दिखता है प्रोटीन? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन होता है वो एक सिंपल चेन होती है अमाइनो एसिड्स की। देखो, एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कैसे जुड़े हैं सारे अमाइनो एसिड? सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हैं, और इनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड है? इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ओके, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को, जब एक सिंपल स्ट्रक्चर हो तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोटीन का। ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जो कि डिस्कवर हुआ। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब राइबोसोम होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, है ना, वो क्या बनाते हैं? वो प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर को आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको न्यूक्लियस बना के दिखा रही हूँ। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ओके, और न्यूक्लियस से यहां शुरू हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर होता है ये, और आगे भी ये बहुत फैला होता है, ब्रांच्ड होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर आपको पता है कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होंगे जिनको आप कहोगे राइबोसोम। ये रहे राइबोसोम ऑरेंज कलर के। अब एक राइबोसोम मैं एनलार्ज कर लेती हूँ, चलो ये वाला, ठीक है। एक राइबोसोम जब मैंने एनलार्ज करा तो इसके सरफेस, मतलब ये जो राइबोसोम है वैसे पहले भी 2 यूनिट का बना होता है। हम इसका नहीं पढ़ेंगे अभी कि स्ट्रक्चर कैसा है, 2 यूनिट का है, किस यूनिट का है। अभी एक राइबोसोम है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन बनेगा। अब इसके अंदर किस तरीके का प्रोटीन बनता है? सो इसके अंदर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। तो इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए राइबोसोम किस तरीके का प्रोटीन बनाएंगे? इस तरीके का प्रोटीन बनाएंगे। सिंपल सिंपल चेन, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है वो नॉन फंक्शनल होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि यस अभी मैम। जो राइबोसोम, हाँ, राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया उसका जो मतलब फंक्शन होगा वो अपना फंक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि वो बच्चा प्रोटीन है, छोटा प्रोटीन है। तो राइबोसोम ने तो ऐसे बच्चा पैदा कर दिया, तो फिर उसके बाद उसको नहीं पता उसको क्या करना है आगे चल के, तो वो नॉन फंक्शनल है। और वो कैसा है? वो एक बच्चे की तरह अनस्टेबल भी है। ठीक है, तो अभी प्रोटीन कैसा है? छोटा है, इमेच्योर है, नॉन फंक्शनल है ना, फंक्शन नहीं शो कर रहा, अनस्टेबल है। एक्सेप्शन क्या है इसका? एक जो बच्चा समझदार पैदा होता है वो एक्सेप्शन है, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा बच्चा है जो पहले बनने के बाद ही फंक्शनल हो जाता है। तो ये ऐसा समझदार बच्चा है जो कि प्राइमरी प्रोटीन है लेकिन स्पेसिफिकली फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल नहीं होता। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है बच्चों? कहाँ से निकलता है? पेनक्रियास। 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 ठीक है, तो पेनक्रियास की कौन सी सेल से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। ये हम एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देन कैसा स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर स्ट्रक्चर है। तो ये रिवीजन था हमारा। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहला बताया था ये अल्फा हेलिक्स होता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो कैसा है, कॉइल्ड है, ऐसा है कुछ, है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दोबारा से बताती हूँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा है। अभी कैसे बना है? ऑब्वियसली इस पे बहुत सारे क्या होंगे? इस पे बहुत सारे अमाइनो एसिड लगे हैं, और इन्हीं अमाइनो एसिड्स की वजह से तो ये बना है। ये लगे अमाइनो एसिड्स बहुत सारे पूरे में, और इन अमाइनो एसिड्स के बीच में ये पिंक कलर की लाइन है, ये इसका पेप्टाइड बॉन्ड है, पीबी, पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखो, जूम करती हूँ, ये देखो। अब ये जो अमाइनो एसिड, दिस इज अमाइनो एसिड 1, दिस इज अमाइनो एसिड 2, और इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, क्लियर है? नाउ इन दोनों के भी पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी एक पेप्टाइड बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में ये भी एक पेप्टाइड बॉन्ड।
ये एक और, ये एक और, ये एक और, कितने सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं देखो। फिर आगे और बनेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और ऐसे ही ये स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा अल्फा हेलिक्स। ओके, ऐसे ही हमारा अल्फा हेलिक्स बन जाता है। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया था, अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे ऐसे कॉइल्ड होता है, इस तरीके से कॉइल्ड है, और यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड नीचे भी लगे हैं, पर मैंने थोड़े से एरिया में दिखाया है। और अब मैं बॉन्ड दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे, देखो ऑरेंज ऑरेंज के बीच वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन ये दूसरी तरीके का बॉन्ड भी बनता है, जो एक ऑरेंज, ठीक है, एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच में होता है। तो वो टर्न, ये रहा पहला टर्न, ये रहा दूसरा टर्न, और दोनों के अमाइनो एसिड के बीच एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो फर्क है, देखो बच्चों, फर्क है इस तरीके के बॉन्ड में और इस तरीके के बॉन्ड में फर्क है ना। वो एक ये वाला जो बना बॉन्ड रहा है, हाँ, वो एक परपेंडिकुलर बॉन्ड बना रहा है, जबकि दूसरा वाला कैसे बना रहा है, वो तो फ्लो में है, वो तो है ना, गो विद द फ्लो है वो तो वो अपने फ्लो चेन में जाते हुए बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे जहां चेन मुड़ेगा वहां वो बॉन्ड बना देगा, पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नया क्या देख रहे हैं, हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं बच्चों। पहला है पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन सेम चेन। अब ये सेम चेन, चेन तो सेम ही है, देखो चेन तो अलग है, वन टर्न, दोनों टर्न के बीच में हाइड्रोजन बन रहा है, लेकिन चेन की है ना, तो सेम चेन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड दो अमाइनो एसिड, और सिर्फ रैटिन में होता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा रैटिन कहाँ जा रहा है, मैं पढ़ा था मैम। स्ट्रैटिफाइड, कैरोट नहीं प्लांट में नहीं कह रही मैं, जब मैंने बताया था स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया Yes. जाता है? यस मैम, यस मैम। मैम, फेरापिन ट्यूब। नहीं बच्चे, नहीं नहीं नहीं, गलत, कोई नहीं पढ़ मैं के एक बार आया, पूरा नाम बताओ एक कोई। बार मैम एक बार पूरा नेल्स पे रुकी हुई हूँ, मैम एक बार दोबारा पूरा वेरी गुड, स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। मैं बताऊं, फिशेस के स्केल्स में बताया था। हाँ, डिफ्यूजन बाउंड्रीज फॉर्म करता है मैम। क्या बाउंड्री करता है? डिफ्यूजन बाउंड्रीज मैम, स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब। मैंने क्या बोला है प्रियांशु? स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड, नोट्स में चेक करना, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, ये अलग है, नोट्स में चेक करना सब बच्चे, आपको पता चलेगा, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब केराटिन नेल्स में पाया जाता है बच्चों, और कहाँ पाया जाता है, स्केल्स में, मछली के बॉडी के ऊपर स्केल्स लगे होते हैं, वहां पाया जाता है केराटिन। तो आपको ये याद रखना है, हमारे जो नेल्स हैं, हाथों में जो नेल्स हैं, वो किसका बना है, उसमें जो प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अल्फा हेलिक्स है, और ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। यानी कि हमारे जो नेल्स है ना हाथों में, नेल्स बना देती हूँ मैं, चलो अब, ठीक है, ये जो नेल्स है ना हमारे हाथों में, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा, ये है केराटिन स्ट्रक्चर। ठीक है, केराटिन है बेसिकली हाथों में जो नेल्स होते हैं। तो ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे, दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है। तो दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसा होता है। तो सेकंड है इसका, इसी का सेकंड है। अब मैं बीटा प्लेटेड शीट बना रही हूँ, देखिए सब बच्चे देखिए, वन, दिस इज सेकेंड, ठीक है, बहुत अजीब बनी है, लेकिन हाँ ठीक है, दो शीट है से दो क्या बोलते हैं कि ये प्रोटीन की चेन है,
देखो दो चेन है, ओके दो चेन है, आपस में कैसे जुड़ी है, पैरेलल है दोनों चेन, पैरेलल है दोनों चेन, और दोनों चेन्स में अगेन कैसी बनी है ये आपको पता है, ये अमाइनो एसिड बना रहे हैं, ये देखो इनपे भी अमाइनो एसिड लगे हैं, इधर भी अमाइनो एसिड लगे हैं। तो अब मैं आपसे बॉन्ड का नाम पूछूंगी बच्चों, ठीक है, सेम अमाइनो एसिड इधर भी लगे हैं, अमाइनो एसिड इधर भी लगे हैं। अब आप मुझे बॉन्ड का नाम बताएंगे। पेप्टाइड थोड़ा सा, बॉन्ड। हाँ वो तो ठीक है, पहले पूछने दे दो, ये वाला बताइए कौन सा है। पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि ये दो अमाइनो एसिड के बीच में है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान से देखो, ये एक अमाइनो एसिड एंड दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। अब मैं यहाँ पे भी दूसरा बॉन्ड दिखाने जा रही हूँ आपको, तो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे कैसे बनेगा, मैं इसके लिए दूसरा कलर ले रही हूँ। दूसरा बॉन्ड बनेगा इन दोनों चेन्स के बीच में, देखो 1 2 3, ठीक है 4, ये देखो दूसरा बॉन्ड, ये सामने सामने होते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया ना, सामने नहीं बना, वैसे ऐसे सामने सामने लगे होते हैं। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये दूसरा जो ग्रीन कलर का बॉन्ड मैंने बनाया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड भी बनते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रही हूँ प्रोटीन का, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ क्या नाम है इसका, बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर है ये। अब और क्या क्या, वो वाला कैसा था, वो अल्फा हेलिक्स था, अल्फा हेलिक्स, ये बीटा प्लीटेड, प्लीटेड है ना, समझ रहे हो ना, चपटा होगा ये स्ट्रक्चर, गोल गोल नहीं घूम रहा है, चपटा होगा, पैरेलल लाइंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं, आपको पता है दे हैव पेप्टाइड बॉन्ड्स, और इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो वो भी लिखेंगे हम, दे हैव हाइड्रोजन bonds formed between amino acid of different chain, है ना। अब यहाँ पे सेम चेन नहीं है, यहाँ पे दो चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यानी चेन्स के अमाइनो एसिड होंगे और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर, इसीलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको दो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, आपको अल्फा हेलिक्स पढ़ना है, दूसरा आपको बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पढ़ना है। अल्फा हेलिक्स में आपने देख लिया सेम चेन में ही चीजें होती रहती हैं, लेकिन जो दूसरा है वो हमारा बीटा प्लेटेड है, उसमें दो चेन के बीच में बॉन्ड्स बन रहे हैं। ओके, और यहाँ पे वहां पे एग्जाम्पल था केराटिन, और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है सिल्क फाइबर, एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, सिल्क फाइबर। अच्छा, सिल्क फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है, कोई हमें कोई ये जानकारी देना चाहेगा। हाँ जी, सिल्क वॉर्म, वेरी गुड, तो सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। हाँ जी, मलबरी लीव्स, अच्छा मलबरी लीव्स क्या होती है, मलबरी लीव्स क्यों यूज करता है, वो उसको फीड करता है, उसका खाना फीड करता है, हाँ उसका खाना होता है। चलो अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। तो बच्चों हमने प्राइमरी पढ़ लिया, हमने सेकेंडरी पढ़ लिया, अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर यानी कि और कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि प्रोटीन धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है, और अब ये जो प्रोटीन है ये एडल्ट फॉर्म में आ रहा है, तो अब इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। ये क्या चीजें हो रही हैं आपको पता है क्या हो रहा है, ये प्राइमरी कब देखा हमने, सेकेंडरी कब देखा, और एक ही प्रोटीन तीन स्ट्रक्चर कैसे दिखा रहा है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। मैं बताना चाह रही थी आपको ये जो प्रोटीन का नाटक इतना हो रहा है कि पहले भाई ये प्राइमरी है फिर सेकेंडरी क्यों हुआ, और जब क्या बोलते हैं कि जब टर्शरी भी आना था तो प्राइमरी क्यों हुआ, डायरेक्ट टर्शरी बन जाता, तो ये क्या चीज है, ये क्या हो रही है, तो इसको भी देखना पड़ेगा, है ना, सब चीज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल थोड़ी पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि एक छोटा सा बता रही हूँ, ध्यान देना सब लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना न्यूक्लियस वाला, सबको आवाज आ रही है ना, यस मैम। हाँ, तो देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस,
ऐसा ये स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर बाहर सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे लगे होते हैं क्या, राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम बनाएंगे कैसा स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा भाई, ये इसको भेजेगा गोल्जी एपरेटस के पास, ये इसको पहले पैक करेगा। तो इसने प्रोटीन बनाया, एक राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया। ठीक है, प्रोटीन बनाया और इतना लंबा प्रोटीन बना उसका, ये रहा प्रोटीन बनाया, लंबा प्रोटीन, ये राइबोसोम है, राइबोसोम है, खुश है बड़ा। ठीक है, इसने प्रोटीन बनाया, कैसा स्ट्रक्चर बनाया, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया। अब क्या करेगा ये, इस प्रोटीन को एक वेसिकल ढूंढेगा और उसमें पैक करेगा। ठीक है, पैक करा, पैक करने के बाद इसको भेजेगा गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस के पास जब ये जाएगा तो गोल्जी एपरेटस इसको और कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट। अभी ये कितना लंबा है, अभी ये कम से कम इतना लंबा प्रोटीन है, इतना लंबा लंबा, इतना लंबा प्रोटीन है देखो। लेकिन गोल्जी एपरेटस को क्या काम है, वो उसको छोटा करेगा। इतनी बड़ी बड़ी चीजें सेल में नहीं रख सकते, तो गोल्जी एपरेटस से मॉडिफाई करेगा। वो उसका सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को इस फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर गोल्जी एपरेटस से और छोटा कर देगा, टर्शरी में बना देगा। तो ये सेकेंडरी और टर्शरी कैसे आया, आपको समझ आया, ये गोल्जी एपरेटस और सेल का तरीका होता है इस प्रोटीन को और मॉडिफाई करने का, क्योंकि ये प्रोटीन जो है ये बहुत लंबे होते हैं प्राइमरी जब ये बनते हैं, तो इन प्रोटीन को और छोटा करना है, कंसाइज करना है। ओके, ग्रुप पे कोई है क्या अभी मैसेज कर रहा है या कोई, एक बार चेक कर लो। कोई नहीं है ग्रुप पे, नो मैम। ओके ठीक है, थैंक यू बच्चे। सो टर्शरी स्ट्रक्चर, अब हम इसके टर्शरी स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, सेल को जरूरत है इस प्रोटीन को छोटा बनाने की, हमेशा और छोटा बनाने की, क्योंकि इतनी बड़ी सेल और फिर उसमें उस सेल से भी बड़ा प्रोटीन हम नहीं रख सकते, तो हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड रुको आप लोग। अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको, यस मैम। दिस Yes, इज ma'am. वन चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो काफी टाइम आज वेस्ट हो गया ऐसी। दिस इज सेकेंड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, टर्शरी बना रही हूं मैं स्ट्रक्चर, सेकेंड चेन, आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे इसे। एंड दिस इज थर्ड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। देखो कैसे उसने तीन चेन को एक स्ट्रक्चर में बाइंड कर दिया। तो ऑब्वियसली जब तीन चेन अलग अलग थी, ज्यादा जगह ले रही थी, जब उसने स्ट्रक्चर को कंसाइज करा, छोटा करा, कॉम्पैक्ट बनाया, तो उसने तीन चेन को एक स्ट्रक्चर में डाल दिया। इसीलिए हम इसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जब ये बन गया तो ऐसी बात नहीं है कि बस उसने साइज को ही छोटा करा। गोल्जी एपरेटस बहुत स्मार्ट है, मतलब वो पावरफुल बंदा होता है गोल्जी बॉडी, बहुत गोल्जी बॉडी चीजों को मॉडिफाई करता है। मतलब जैसे अगर हम कार मॉडिफाई करते हैं तो कार में जरूरी थोड़ी है हम उसके बाहर के फीचर्स ही ठीक कर दिए, बड़े मस्त से कार बना दी, ऐसे वंडर कार बना दी, लेकिन चल तो वही मारुति सुजुकी की तरह रही है ना, ऐसे है ना, हमें किसी रेसिंग कार की तरह चले भाई, ऐसा मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो गोल्जी बॉडी भी बहुत स्मार्ट है। गोल्जी बॉडी ने जब इसका साइज छोटा करा, इसमें बाकी बाकी सारी चीजें करी, तो गोल्जी बॉडी ने स्पेशल पावर्स भी डाली इसमें। गोल्जी बॉडी ने इसमें क्या स्पेशल पावर डाली, गोल्जी बॉडी ने इसमें एक चीज कर दी कि ये एक स्पेसिफिकली फंक्शनल प्रोटीन होगा। ठीक है, कैसा होगा, हम लिखेंगे दे आर स्पेसिफिकली फंक्शनल। मतलब ये इस तरीके के, अब गोल्जी बॉडी ने इस तरीके के प्रोटीन बना दिए जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा, जो कि सेकेंडरी का नहीं होगा और प्राइमरी का नहीं होगा। तो गोल्जी बॉडी ने पहले इनका स्ट्रक्चर तो मॉडिफाई किया ही किया, उसके बाद इनको स्पेसिफिकली फंक्शनल भी बना दिया। कैसे बनाया, चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने हर बार बताया है, ऑरेंज कलर से
मैंने अमाइनो एसिड यहाँ पे बनाए हैं। चलो, अमाइनो एसिड सपोज इस चेन के पास, ठीक है, ये चेन में एक बार बीच वाली चेन की बात कर रहे हैं, ये चेन थोड़ी सी मैं बढ़ा देती हूँ। तो इस चेन के पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब ये बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स के साथ है, समझदार टर्शरी प्रोटीन है ना, अच्छे मॉडिफिकेशन से बना है, तो कुछ तो इसमें बात होगी। चलो देखते हैं क्या बात है। सपोज इस चेन के पास यहाँ पे एक अमाइनो एसिड लगा है, ओके। इस चेन के पास भी यहाँ अमाइनो एसिड लगा है, और आपने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे, यहाँ पे दोबारा बनाती हूँ। 4 चीजें होती हैं। एक मैम अमाइनो ग्रुप, एक आर, हाँ, और एक और मैम कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्ब, और मैम एक एक तो आर, मैम एल्डिहाइड ग्रुप होगा, मैं कोई सा भी ग्रुप होगा हाँ बस, और एक हाइड्रोजन। हाँ, एक हाइड्रोजन होगा। तो ये स्ट्रक्चर था। सपोज ये अमाइनो एसिड यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका कौन सा पार्ट है, बाहर की तरफ पार्ट है OH। अब आप कहोगे OH तो है नहीं, OH में यहाँ लगा दूं तो चलेगा नहीं, मैंने यहाँ लगा दिया भाई OH, आर की जगह तो मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे इसका OH पार्ट है, ओके। दूसरी जगह ये अमाइनो एसिड है, और ऊपर की तरफ इसका NH2 पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या कैसे स्पेसिफिकली फंक्शन है, ये OH और ये NH2 एक ऐसी चीज से कंबाइंड होंगे, मतलब ये दोनों एक ऐसी साइट फॉर्म करेंगे जहां पे कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल आके कनेक्ट होगा। ये देखो, यहाँ पे आके कोई कनेक्ट हो गया, तो ये एक अलग काम कर रहे हैं। इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं करा। इससे पहले प्रोटीन में कुछ और आके अटैच नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, सेकेंडरी में भी नहीं हुआ, प्राइमरी में भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो, ये स्पेसिफिकली फंक्शनल है। ये एक ऐसी स्पेसिफिक साइट है, ये दोनों साइट, जहां पे कुछ आके, कुछ अलग मॉलिक्यूल आके, कुछ भी हो सकता है, अटैच हो रहा है, और ये तीनों मिलके कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये स्पेसिफिकली फंक्शनल है। और इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो हमारी साइट है जहां पे ये आके अटैच हुए हैं ना, तो ये जो साइट है, ये वाली भी, दोनों दोनों जो साइट होंगी, कौन क्या कहेंगे, ये एक स्पेसिफिक साइट है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। क्यों? वो सिर्फ वहीं आएगा जहां पे उसे OH और NH2 दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये चांस मॉलिक्यूल के बाइंड होने का सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर में हमें मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें स्पेसिफिक साइट देखने को मिली, और हम इसको एक्टिव साइट भी कहेंगे। तो इस टर्शरी स्ट्रक्चर के पास एक्टिव साइट होती है जहां पे कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस आके अटैच होता है। तो हम लिखेंगे एट विच अ स्पेसिफिक सब्सटेंस, कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस जिसकी जरूरत है सेल को, वो यहाँ आके अटैच हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक साइट हमें ऊपर देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा ही मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ इन चेन्स के बीच में भी। सपोज यहाँ पे, ठीक है, कोई अमाइनो एसिड है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे, सॉरी, कीटोन ग्रुप नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऐसे कार्बन लगा है, ओके। चलो, देन कीटोन ग्रुप ही कर लो, कार्बन छोड़ो, ठीक है। देन यहाँ पे कीटोन, क्योंकि यहाँ कार्बन होगा तो ये कीटोन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ की तरफ यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप है ना। तो अब ऐसा कोई होगा स्ट्रक्चर जिसको ये बॉन्ड बनाने के लिए ये दोनों चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर आके यहाँ अटैच हो जाएगा। स्पेसिफिक साइट उसको मिल गई, उसकी स्पेसिफिक साइट उसने ढूंढा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास स्पेसिफिक साइट होती है किसी भी मॉलिक्यूल को अटैच करने के लिए, वो स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। वो कभी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्योंकि नहीं होगा, वो कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों, टर्शरी स्ट्रक्चर अब बड़ा हो चुका है, बड़ा प्रोटीन है, और गोल्जी बॉडी ने इसको स्पेशल पावर्स दे दी है, इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो उसके पास अलग फंक्शन है ना, अलग पावर्स आ चुकी हैं। अब टर्शरी प्रोटीन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया था, ये मैं मिटा देती हूँ आपको, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। अब हम देखते हैं और क्या है इसके बारे में, टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। एग्जाम्पल में
हम लिखेंगे एंजाइम्स। कोई भी जो एंजाइम्स होती हैं वो टर्शरी प्रोटीन होती है। सो एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन। कोई एक एंजाइम का नाम मुझे बताएगा? salivary amylase, सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, और लिपिड्स, लिपिड? लिपिड नहीं, एंजाइम नहीं है। लिपिड एंजाइम नहीं है, लिपिड मॉलिक्यूल है। pancreatic amylase, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, वेरी गुड। पेप्सिन? trypsin, pepsin, lipase, लाइपेज, वेरी गुड। ये सारी एंजाइम्स हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसके बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, पहला है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि नॉर्मल है, वो तो बनेगा ही बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकंड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, बनेगा, बिल्कुल बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि क्या होगा, कभी कभी ये मॉलिक्यूल अगर नहीं आया, सपोज ये मॉलिक्यूल अगर नहीं आता है और इन दोनों को आपस में अटैच करना है, तो ये दोनों भी कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी बनता है, यहां भी बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड अगेन कोई स्पेसिफिक साइट आएगी तो वहां पे वो कैसा भी बॉन्ड बना सकती है, आयनिक बॉन्ड भी बना सकती है। और यहाँ पे है ना, कोई बाहर से मॉलिक्यूल आएगा, हमें क्या पता कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको यहाँ के अटैच होना है, तो वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है बच्चों। और यहाँ पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कब यहाँ पे बनेगा, जब दो अमाइनो एसिड के पास सल्फर होगा। ठीक है, तो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी किस्सा देख लेते हैं। जब दो अमाइनो एसिड, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बना देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इसके पास एक सल्फर है, इसके पास एक सल्फर है, और ये दोनों अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो इस तरीके बन के जाएंगे हम। 11वीं के बच्चे लगेंगे, ऐसे नहीं लगेंगे कि अरे नालायक उठ के आ गए 12वीं में, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब पढ़े लिखे जाएंगे 12वीं में, ताकि 12वीं का आधा काम तो आसान हो चुका हो, 50% निपटा चुके हो। सो मैं आपको यहाँ तक सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड जब दो सल्फर के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, अगर दो अमाइनो एसिड के आर ग्रुप पे सल्फर लगे हो, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ कि आर ग्रुप पे ही कोई अलग बॉन्ड आके लगता है, मतलब कोई अलग मॉलिक्यूल आके लग सकता है, कोई अलग ग्रुप आके लग सकता है, बाकी सब फिक्स है। हाइड्रोजन फिक्स है, NH2 फिक्स है, और कार्बोक्सिलिक एसिड फिक्स है, वो तीनों फिक्स है। आर ग्रुप फिक्स नहीं है, तो इसी वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत तरीके के बॉन्ड बनाते हैं। तो गोल्जी बॉडी ने एक बड़ा अच्छा मॉडिफिकेशन का काम करा और एक टर्शरी स्ट्रक्चर हमें बना के दिया। लेकिन गोल्जी बॉडी इस पे भी नहीं माना, इसने कहा मैं स्ट्रक्चर को और कंसाइज करूंगा। चलो देखते हैं। तो उसने चौथा स्ट्रक्चर दिया, विच इज क्वार्टरनरी प्रोटीन्स, और स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो क्वार्टरनरी प्रोटीन्स ये चौथा है। तो क्वार्टरनरी से आप समझ ही गए होंगे, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। क्वार्टरनरी है, इट इज QUAT, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी प्रोटीन से आप थोड़ा थोड़ा समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे चार, कुछ भी चीज चार होगी। तो मैं चार बनाने जा रही हूँ चेन्स। दिस इज 1, दिस इज सेकेंड। अब यहाँ पे हम अमाइनो एसिड की नाटकबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप समझ ही गए हो, है ना, कि क्या होता है क्या नहीं होता। दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब इस तरीके का स्ट्रक्चर है एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन का। जब गोल्जी बॉडी और मूड में होगा मॉडिफाई करने के प्रोटीन को, तो वो ऐसे उसको मॉडिफाई कर देगा। तो अब देख रहे हो आप, चार चेन है और वो इतने छोटे से स्ट्रक्चर में फिट हो गई। जबकि अगर मैं एक सिंगल चेन, अगर मैं चार एक अलग अलग रखती, तो मुझे बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती सेल में। लेकिन अगर मैं चारों को एक साथ रख रही हूँ तो मुझे कम जगह चाहिए सेल में। तो बहुत समझदार हैं हमारे ऑर्गेनल्स भी। इसके हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे, आपको इसमें से ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है। एग्जाम्पल और 2-3 पॉइंट्स बता दूंगी। एग्जाम्पल है ग्लोबिन प्रोटीन। अच्छा, कोई मुझे ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन पार्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। ग्लोबिन पार्ट आपने कहाँ देखा है, किस में देखा है, क्या स्ट्रक्चर बताया था मैंने? ग्लोबिन पार्ट हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है, आपको क्या क्या चीजें बताई थी, आपको पता हो तो? मैंने बताया था ना आयरन पार्ट और वो पार्ट दोनों। Yes, ma'am. हाँ, तो मैंने इसमें क्या बताया था, दिस इज आयरन पार्ट एंड दिस इज प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ये जो प्रोटीन पार्ट है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन प्रोटीन है, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है? वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। चलो, तो ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। आपको पता है हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो इसमें से कोई 2 अल्फा होंगी और 2 बीटा होंगी, और ये बन गया हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, है ना। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन कोई मुझे बताएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और दूसरे बच्चे ने क्या कहा? Ma'am, it carries oxygen and transport to all हाँ, the इट कैरीज part of the ऑक्सीजन। body. हाँ हाँ, बिल्कुल, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आपने बताया। एंड अब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो हम लिखेंगे दे आर सो स्पेसिफिकली फंक्शनल। ठीक है, ये भी स्पेसिफिकली फंक्शनल होते हैं, जैसे कि टर्शरी वाले। जब टर्शरी वाले फंक्शनल हैं तो ये क्या उनसे कम होंगे? ये भी उसी की तरीके के होंगे। तो ये भी स्पेसिफिकली फंक्शनल है। आपको पता है ना हीमोग्लोबिन कितना स्पेसिफिकली फंक्शनल है? अब उसके पास कितने साइट्स हैं? अब उसके पास 4 चेन है, यानी कि उसके पास 4 साइट है, 1 2 3 4, है ना। उसमें यहाँ पे एक O2 लगा लेता है, यहाँ पे एक O2 लगा लेता है, यहाँ पे O2 लगा लेता है, यहाँ पे O2 लगा लेता है ना। चालाक है। तो ऐसे ही 4 चेन है, 4 साइट बन जाती हैं, और 4 साइट जब बन जाती हैं तो वो 4 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कभी कभी वो ओजोन को भी ऐसे, सॉरी O3 को भी ऐसे वो कर लेगा। ठीक है, कभी कभी वो सिंगल ऑक्साइड को भी कर लेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट कर लेगा। तो देखो कितना वर्सेटाइल है। तो ये भी स्पेसिफिकली फंक्शनल है। स्पेसिफिकली फंक्शनल मतलब इनका अलग फंक्शन है, मतलब ये स्पेशली बने हैं किस लिए? गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए बने हैं स्पेसिफिकली। तो ये भी स्पेसिफिकली फंक्शनल होते हैं, यानी कि इनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। इसमें भी किस तरीके के बॉन्ड देखे जाएंगे? इसमें भी हम पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, बिल्कुल। इसमें भी हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, वही सेम बॉन्ड जो ऊपर हमने देखे। और इसमें भी हम डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं इसमें भी। तो ये 4 तरीके के बॉन्ड्स इसमें भी बन सकते हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक बहुत और अच्छी क्रिएशन है गोल्जी बॉडी की। तो आप समझ रहे हो हीमोग्लोबिन कौन बनाता है अब। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी ही उस तरीके के प्रोटीन को फॉर्म करता है आगे जाके। और बाकी सारी एंजाइम, कभी कभी गोल्जी बॉडी भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बस वो आगे जाके खुद बन जाता है ये स्ट्रक्चर और कंसाइज हो जाता है। तो उसमें हमें प्रोटीन की काफी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सेल को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब वो आएगा। तो ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे तब करेंगे, जो लोग आप में से बायोलॉजी कैरी ऑन करेंगे, या फिर आप कोई भी फील्ड में जाएंगे बायो की, तो आप पढ़ेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन की एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। 2 क्लासिफिकेशन बता चुकी हूं, अब ये तीसरी क्लासिफिकेशन है। 2 में पहली मैंने क्या बताई थी? फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकेंड क्लास प्रोटीन बताए थे। इनकम्प्लीट और कंप्लीट वाले जो मैंने बोला था, एनिमल प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। फिर मैंने स्ट्रक्चर बताया था, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, उसका कंपोजिशन कैसा है। कंपोजिशन के बेसिस पे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होते हैं सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे। सिंपल प्रोटीन्स में सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। सो हैव ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में भी अगेन वही वाली चीज हो गई। यहाँ पे भी 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, जैसे कि अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे जब सिंपल प्रोटीन्स की बात हुई तो वहां पे अल्फा अमाइनो एसिड पाए जाते हैं।
अब अल्फा अमाइनो एसिड्स को हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, मतलब ये किस तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स उस तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं जहां पे अल्फा कार्बन, ठीक है, जो इनका अल्फा कार्बन होगा वहां पे दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो अल्फा अमाइनो एसिड बना के बताती हूँ, ये देखो NH2COOH, और ये क्यों है ये अल्फा अमाइनो एसिड। सबसे पहले इस कार्बन की बात करते हैं, ये इसका अल्फा कार्बन है, ठीक है। एक ऐसा कार्बन जहां पे चारों बॉन्ड घिरे हुए हों, उस तरीके के कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। चलो ये इसका अल्फा कार्बन हो गया। और वाई दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके, तो ऐसा अमाइनो एसिड जहां पे कार्बन के पास, मतलब उसके कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ओके, उस तरीके के अमाइनो एसिड को हम अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। और सिंपल अमाइनो एसिड, जो हमारे सिंपल प्रोटीन होते हैं, उनके पास अल्फा अमाइनो एसिड, मतलब बिल्कुल जो हमने ऊपर वाले पढ़े सिंपल सिंपल जो प्रोटीन है, जो इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर्स में बताए, वो बिल्कुल सारे अल्फा अमाइनो एसिड थे और वो सारे सिंपल प्रोटीन थे। ओके, तो सिंपल प्रोटीन आपको समझ आया। किसी को कोई डाउट, मैं दोबारा बताती हूँ, वरना बताओ, कोई डाउट नहीं है। तो एग्जाम्पल है इसका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, अच्छा किसी को एल्ब्यूमिन पता है एल्ब्यूमिन क्या होता है। वैसे तो प्रोटीन है, पता चल गया। कहाँ पाया जाता है, किसी ने नाम सुना हो एल्ब्यूमिन का। किसी ने नहीं सुना एल्ब्यूमिन का नाम। एल्ब्यूमिन एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन है बच्चों। जब हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तब मैं वहां पे आपको प्लाज्मा पढ़ाऊंगी। और प्लाज्मा में मैं आपको बताऊंगी, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, उसमें से एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। और एल्ब्यूमिन ना अभी प्लाज्मा प्रोटीन है बच्चों। तो प्लाज्मा प्रोटीन है यानी कि ये जरूरी थोड़ी है कि ह्यूमन में ही पाया जाएगा, ये तो बाकी सब में ही पाया जाएगा। सब में ब्लड होता है तो सब में प्लाज्मा है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में और अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके के एल्ब्यूमिन पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला ओवेल्ब्यूमिन, ओवेल्ब्यूमिन, ठीक है, ओवेल्ब्यूमिन। ओवेल्ब्यूमिन आपको एग्स में दिखेगा, फाउंड इन एग्स। अंडे कौन खाता है, मैम सब खाते हो। मैं हाँ, तो आप अंडे खाते हो, अंडे में जो उसका व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, यस व्हाइट मैम। वाला पार्ट होता है, अंदर वाला योक होता है, व्हाइट वाला पार्ट जो होता है वो ओवलब्यूमिन होता है, ठीक है। तो वो सिंपल प्रोटीन होता है, वो एल्ब्यूमिन होता है बेसिकली। तो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो ओवलब्यूमिन हो गया, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल मैं एल्ब्यूमिन का देना चाहूंगी, लेक्ट एल्ब्यूमिन। लेक्ट एल्ब्यूमिन, एक सेकेंड। लेक्ट एल्ब्यूमिन आपको कहां पाया जाएगा, ये आपको लैक्टेशन, लेक्ट से ही पता चल रहा है, लैक्टेशन, लैक्टेशन से आपको पता चल रहा है मिल्क, तो ये दूध में पाया जाता है, मिल्क में। इस तरीके का प्रोटीन दूध में पाया जाता है ना। कहते नहीं, ऐड नहीं आती आपको, दूध का प्रोटीन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, लेक्ट एल्ब्यूमिन है, ये वाला प्रोटीन की बात होती है वहां पे कि आपको लेक्ट एल्ब्यूमिन मिलना चाहिए, जो कि मिल्क में पाया जाता है। ये सिंपल प्रोटीन है। ओके बच्चों, तो एल्ब्यूमिन यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। नाउ अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन के भी टाइप्स है। तो सिंपल प्रोटीन भी दो तरीके का होता है। सिंपल प्रोटीन में सबसे पहला है फाइब्रस, जब ये फाइब्रस फॉर्म में हो, फाइब्रस प्रोटीन। दूसरा होता है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो अभी हमने सिंपल प्रोटीन देखा। सिंपल प्रोटीन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड होंगे, सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड, तब उस तरीके के प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने एल्ब्यूमिन देखे, ओवेल्ब्यूमिन जो कि अंडे में पाया जाता है, लेक्टेल्ब्यूमिन जो कि मिल्क में पाया जाता है। टाइप ऑफ सिंपल प्रोटीन में फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। फाइब्रस से आप पता ही मतलब आपको पता ही चल रहा होगा, कुछ फाइबर जैसा है इसमें,
ग्लोब्यूलर से भी आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे ग्लोब्यूल्स होंगे गोल गोल, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन कोलेजन, ठीक है, कोलेजन इसका एग्जाम्पल है। कोलेजन पता है ना आप लोगों को, कोलेजन बताया था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ कोलेजन बताया अच्छे से White क्लास fibers. में। वेरी गुड। तो फाइब्रस प्रोटीन है, फाइबर वहां पे भी आया था, देखो यहाँ पे भी फाइब्रस प्रोटीन है। तो कोलेजन, आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से हमेशा लिंक करके पढ़ोगे, अगर आप नहीं पढ़ा ऐसा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। यही टेक्निक होती है, सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन भी येलो फाइबर्स। चलिए नाउ ग्लोबुलर प्रोटीन, इस पे आते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारा एग्जांपल है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो ऊपर पड़े वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, मतलब वो थोड़े ग्लोब्यूल्स में होते हैं, गोल गोल, ठीक है, फाइबर में नहीं होते। दूसरे हिस्टोन, हिस्टोन कहाँ पढ़े थे आपने, आपने अभी तक हिस्टोन पढ़े हैं? हिस्टोन नहीं पता आप लोगों को? मैं बताती हूँ मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। देखो, कभी आपने क्रोमेटिन थ्रेड्स देखे? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, Yes, न्यूक्लियस ma'am. के, न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करूं तो एक एक कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है, एक ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है भाई, इसमें गांठें क्यों है ना, ऐसा लग रहा है ना कि गांठ बांध दी रस्सी में, फिर बांध दी, फिर बांध दी, फिर बांध दी। क्या है कि क्रोमेटिन फाइबर्स कुछ नहीं होते बल्कि डीएनए होता है इसमें, डीएनए, डीएनए के बने होते हैं। तो ये डीएनए है, और डीएनए जो है दोबारा से स्ट्रक्चर और अगर मैंने खोला तो डीएनए रैप है एक गोल से स्ट्रक्चर के ऊपर। तो डीएनए इसके ऊपर रैप होके जा रहा है ऐसे, फिर ये डीएनए दोबारा एक गोल से स्ट्रक्चर के ऊपर रैप होके जा रहा है, फिर डीएनए गोल से स्ट्रक्चर के ऊपर फिर से रैप होके जा रहा है। क्यों भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? डीएनए इतना लंबा है, इसको मैंने इतना छोटा बनाया, कैसे बनाया? क्योंकि मैंने हिस्टोन रखे बहुत सारे, और हिस्टोन के ऊपर डीएनए रैप होता चला गया, तो डीएनए छोटी सी जगह में आ गया, जबकि डीएनए सेल से भी बड़ा होता है, 2.2 मीटर्स भी होता है डीएनए, 2.2 मीटर कितना बड़ा होता है, 2.2 मीटर। लेकिन मैंने उसे छोटा कैसे करा? मैंने इन गोले गोले स्ट्रक्चर की वजह मदद से उसको छोटा कर दिया, उसको छोटी जगह में रख दिया, ठीक है, मैंने उसको छोटी जगह में रख दिया। अब ये गोले गोले क्या है? ये हिस्टोन है, ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को इसमें? No, ma'am. मैम एक बार दोबारा तो समझा। आप, दोबारा बताती हूँ, देखो, जब हमने क्रोमेटिन फाइबर्स देखते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर कुछ नहीं, क्रोमेटिन फाइबर डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के फाइबर्स होते हैं। तो जब डीएनए हम किसी भी न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं ना, तो डीएनए ऐसे अरेंज होते हैं कुछ, आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, आपको ऐसे उसमें गांठें दिखेंगी कि एक नॉट, मतलब जैसे आप रस्सी में एक धागा लो और उसमें ऐसे ही गिठा लगाते चलो, तो एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। अब जब मैंने उसको और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप फॉर्म में देखा तो मैंने देखा कि डीएनए ना बहुत बड़ा था, इतना लंबा था, और डीएनए में बीच में ये प्रोटीन्स रखे गए, ये जो गोले गोले हैं, और इन प्रोटीन्स की वजह से डीएनए इन पे रैप होता चला गया। तो ये जो प्रोटीन्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, इसकी वजह से डीएनए रैप होता चला गया इन प्रोटीन्स पे। तो डीएनए कैसे गया? डीएनए इन प्रोटीन्स पे रैप होते गया, वन, फिर इस पे रैप हो गया सेकेंड राउंड, फिर देन थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड, ऐसे करके डीएनए रैप हो गया। तो बच्चे डीएनए छोटा नहीं हो गया, यहाँ पे डीएनए को रखने की जगह Yes, ma'am. बन गई ना। इतना लंबा डीएनए कैसे रखते, इतना छोटा, अब इसको रैप करके रखा जा सकता है। तो डीएनए को रैप करवाने के लिए जो प्रोटीन होते हैं उनको हिस्टोन कहते हैं, ताकि डीएनए को रखने की जगह जो है वो मिल पाए। डीएनए इतने लंबे होते हैं, 1.5 मीटर, 2.2 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर कितना लंबा होता है। अब 1 मीटर का डीएनए कैसे बनेगा, कैसे आएगा न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस तो बिल्कुल माइक्रो,
दिखाई भी नहीं देगा आंखों से, उसमें 1.2 या 2.2 मीटर का डीएनए कैसे आएगा? तो मजाक है। तो इसीलिए ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ताकि डीएनए उन पर रैप हो जाए और उसका जो एरिया है डीएनए का वो पच जाए और डीएनए थोड़ा कम्पैक्ट हो जाए। समझ रहे हो हिस्टोन किस काम आते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, प्रियांशु हुआ क्लियर? Yes, ma'am. कोई नहीं, अब रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा और क्लियर हो जाएगा, 3-4 बार देख लेना, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलो, ये हो गया हिस्टोन। हिस्टोन भी एक तरीके के ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, वो गोल थे तो वो ग्लोबुलर थे, सिंपल है ना, गोल थे ना वो, तो वो ग्लोबुलर है। नाउ नेक्स्ट हमारे ग्लोबिन। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन सारे ग्लोबुलर होते हैं, ठीक है, तो वो भी गोल होते हैं। चलो, ये हो गया, ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ये वाले फाइब्रस होते हैं। तो सिंपल प्रोटीन के दो टाइप्स आपने देख लिए, और आपको कोई भी ये प्रोटीन के एग्जाम्पल कभी भी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी में आते हैं और ये किस तरीके के प्रोटीन है और कहाँ यूज होते हैं। नाउ सिंपल हो गया। दूसरे तरीके के प्रोटीन जो आपको पूछेगा वो पूछेगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कैसे होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, अब साफ सीधी सी बात है बच्चों, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है सिंपल और एक होती है कॉन्जुगेटेड। सिंपल चीज है ना, वही ना, एक बात होती है सिंपल, एक बात होती है उलझी हुई। तो सिंपल बात तो आसानी से समझ आ जाती है, कॉन्जुगेटेड बात को समझने में दिक्कत होती है। तो कॉन्जुगेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ या बड़ा, है ना, या फिर उसमें और तामझाम हो, उस तरीके के प्रोटीन को हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे, जिसमें कुछ और भी लगा हो, है ना, कुछ और आके अटैच हुआ हो। और जो सिंपल है वो तो सीधा सीधा सिंपल है, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ओके, तो अब हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ेंगे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किस तरीके के प्रोटीन होते हैं? जब आप एक सिंपल प्रोटीन लो, ऊपर से उठाया मैंने एक सिंपल प्रोटीन लिया, और उस सिंपल प्रोटीन में मैंने एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा दिया, नॉन प्रोटीन पार्ट लगा दिया, ठीक है। तो जब मैंने एक सिंपल प्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच कर दिया, इस तरीके के प्रोटीन्स को हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। 12th क्लास में आपको कोई ये सारी चीजें नहीं बताएगा बेसिक में, मतलब डायरेक्टली वहां पे ये किसी भी रिएक्शन में कि सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट और रिएक्शन करके खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको बोलेगा नहीं कि भाई ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ये ऐसे ही होते हैं, और आप दिमाग लगाते रह जाओगे यार ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है, ये कहाँ से आया। तो अब आपको समझ आया, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन उस तरीके के प्रोटीन होते हैं जहां पे सिंपल प्रोटीन के साथ हमेशा एक नॉन प्रोटीन पार्ट लगा होता है। देख रहे हो, सिंपल प्रोटीन के साथ कुछ ऐसा लगा होगा जो प्रोटीन पार्ट नहीं होगा। तो ये उलझा है, ये तामझाम है, ये तामझाम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में होता है, ठीक है। आप सबको ये समझ आया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? Yes, ma'am. ओके, कोई ग्रुप पे है, एक बार ये भी चेक कर लो, ग्रुप पे चेक करते रहा करो, कोई ऐड नहीं हुआ या कुछ भी। नाउ सो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को बच्चे में क्या कहूंगी, मैं इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहूंगी, ठीक है। इसका एक नाम है, इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, याद रखना, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो बच्चे ये एक ऐसा तामझाम है जहाँ पे सिंपल प्रोटीन के साथ एक ऐसा पार्ट भी अटैच होता है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, कि भाई तू नॉन प्रोटीन है फिर भी तू मेरे साथ आके अटैच हो रहा है ना। जैसे कि एक हिंदू और मुसलमान में अगर शादी हो जाए तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन जाएगा, ऑब्वियसली ना, क्योंकि हिंदू की फैमिली या फिर मोहम्मदन की फैमिली वो तो अलाउ ही नहीं करेंगी, वो तो कहेंगे भाई ये तो हमारी कास्ट का है ही नहीं, कैसे है, तो उनके लिए वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, है ना, और अपना बच्चा उनके लिए प्रोटीन पार्ट होगा, सिंपल प्रोटीन। तो ये उस तरीके का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो एग्जाम्पल देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा हो कोई भी न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन नहीं है बच्चों, है ना। तो प्रोटीन के साथ अगर न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हो तो क्या बनता है, ये बनेगा न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाएगा। तो न्यूक्लियो प्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जैसे कि राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आते हैं, सॉरी वो कॉन्जुगेटेड
एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ जो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बने होते हैं, हाँ राइबोसोम जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बने होते हैं, ये एग्जैक्टली तो न्यूक्लियोप्रोटीन। ओके बच्चों, नाउ एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ। अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा हो फॉस्फोरिक एसिड, प्रोटीन की चेन है लंबी सी, ठीक है, लंबी सी प्रोटीन की चेन है और उसके साथ जुड़ा हो फॉस्फोरिक एसिड, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो आप नाम बता सकते हैं, कोई नाम गेस कर लेगा इसका? फॉस्फोरिक प्रोटीन। Phosphoprotein. प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, वेरी गुड, अच्छा गेस किया आप लोगों ने, फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, शर्माया मत करो यार, खुल के बोल दिया करो जो मन में आए, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन, बहुत अच्छा गेस किया आप लोगों ने। केजीन, केजीन सुना है, ये भी मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। तो केजीन भी दूध में पाया जाता है, ये मिल्क प्रोटीन होता है। ऊपर भी एक मिल्क प्रोटीन पड़ा, ये भी एक मिल्क प्रोटीन है, केजीन, ठीक है। दूसरा पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, जल्दी बताओ, पेप्सिन क्या है, सबको पता है पेप्सिन क्या है। Digestive enzyme. डाइजेस्टिव एंजाइम है, वेरी गुड। कहाँ से निकलती है? मैम स्टमक। स्टमक में, हाँ चलो, कहाँ से छोड़ो, कहाँ पे निकलती है, स्टमक में निकलती है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया। प्रोटीन को कन्वर्ट अगर गुड, अगर प्रोटीन जुड़ा हो एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड के साथ, म्यूकोपॉलीसेकेराइड पढ़ाए थे, कैसे होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स? कैसे बताया था म्यूकोपॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं? नोट्स पलटो, चेक करो। Slimy and sticky. हाँ स्लाइमी और स्टिकी होते हैं। और एग्जाम्पल में क्या बताया था? बताओ, कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ। Pectine. ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एक प्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड के साथ अटैच होगा तो नाम अलग होगा बच्चों, वो एक म्यूसिन बनाएगा, म्यूसिन, ठीक है, म्यूसिन। तो इस तरीके को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हम म्यूसिन कहेंगे। म्यूसिन आपके सलाइवा में पाया जाता है, तो इन सलाइवा, सलाइवा, जब सलाइवा हम सिक्रीट करते हैं ना, तो सलाइवा में क्या क्या चीजें होती है, सलाइवा में म्यूसिन होता है, ठीक है, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होती है, सलाइवा सलाइवा में वाटर होता है, वहां पे हल्के फुल्के विटामिन मिनरल होते हैं, हल्के फुल्के सॉल्ट होते हैं। तो सलाइवा एक मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, जिसमें एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसको म्यूसिन कहते हैं। चलो म्यूसिन आपने देख लिया, सलाइवा में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं क्या बोलते हैं कि, चलो बस मेरे हिसाब से बहुत हो गए इसके, नेक्स्ट छोड़ो, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हो गए। तीसरे तरीके का अब हम पढ़ेंगे डेराइव्ड प्रोटीन, ये तीसरा है इसका, डेराइव्ड प्रोटीन्स। डेराइव्ड प्रोटीन्स जो होते हैं ये कैसे, अब ये डेराइव्ड है, ये किसी चीज से ना हमने डेराइव किए हैं, सो दे आर फॉर्म बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर मैं किसी प्रोटीन को डीनेचर कर दूं, आग लगा दूं, तो वो डीनेचर हो जाएगा, है ना, उसके स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, तो उसको डीनेचर करना कहते हैं। जैसे कि कभी आपने मूवी देखी हो ना, रोबोट की मूवी भी देखी हो, तो इसको हम डिसमेंटल कर दो, इसको डीनेचर कर दो, डीनेचर मतलब उस चीज को तोड़ देना। तो अगर मैं डीनेचर कर दूं, किस चीज का डीनेचुरेशन कर दूं, तो वो डेराइव्ड प्रोटीन्स हो जाते हैं। सो इट इज फॉर्म्ड बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, किसी भी प्रोटीन के डीनेचुरेशन से बनता है, जैसे कि पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस। पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, ये भी आपने कहाँ पढ़ा था, बताइए मुझे। Digestion में. मैम डाइजेशन में। डाइजेशन में मैम सिंपल जब प्रोटीन हम, ही है। वेरी गुड, जब हम प्रोटीन पे क्या डालते हैं, पेप्सिन जब हम प्रोटीन पे पेप्सिन डालते हैं कन्वर्ट हो तो जाता वो है कन्वर्ट प्लस होता प्रोटीन। है पेप्टोन में प्लस में. प्रोटियोसिस में, यस है ना, मैम। यहाँ पढ़ा था ना, ये वाली रिएक्शन है।
Yes. तो देखो Yes. डीनेचर, इस पेप्सिन ने क्या करा, इसने इस प्रोटीन को डीनेचर करा, तोड़ दिया, और जब इसने इसको तोड़ा तो आपको पेप्टोन मिला और प्रोटियोसिस मिला, जो कि टूटे हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये टूटे हुए स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड प्रोटीन कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, हर एक चीज को मैं बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे और याद मेरी बातों को, तो आपको कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आप किसी से नहीं हारोगे कभी भी, आपको सब पता होगा। चलो, तो डिराइव्ड प्रोटीन आपको समझ आ गया, ये प्रोटीन को डीनेचर हम कर देते हैं तो ये हमें वहां से मिलते हैं। अच्छा, तो कुछ और प्रोटीन हम पढ़ते हैं और फिर हम लिपिड शुरू करेंगे। ओके, तो काफी सारे प्रोटीन्स हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड या थर्ड जो भी है, ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन, एक और डिवीजन पढ़ रहे हैं बच्चों। आई नो आप लोग मुझे बस अब बोलने ही वाले हो, मैम क्या यार कितने प्रोटीन बता रहे हो लेकिन हाँ जरूरी है पढ़ना, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट है हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन नाम से ही आप समझ तो रहे स्ट्रक्चर होंगे देते हैं। कि हाँ ये स्ट्रक्चर देते हैं। तो आप स्ट्रक्चर प्रोटीन का एक एग्जांपल भी दे सकते हो, मुझे बताइए। कोलेजन, ठीक है, इलास्टिन। कोलेजन, हाँ, और हाँ, इलास्टिन, वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज प्रोटीन जो एग्जांपल दे स्टोर सकते हैं होते आप हैं। लोग। हाँ, स्टोर होते Glycogen. हैं। ग्लाइकोजन। वेरी ग्लाइकोजन गुड। मैम, लेकिन ग्लाइकोजन तो मैम नहीं, ग्लाइकोजन तो वो है ना नहीं, मैम, सैकेराइड में पढ़ा था यार तुम राइट लोग है। ना। देखो स्टोरेज प्रोटीन ऊपर ही पढ़ा है, अच्छा। ओवेल्ब्यूमिन एमएल। एग में, है ना। एग का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, तो यस मैम। वो जो अंडा, अंडे में वो आता क्यों है, ताकि वो अंदर जो येलो वाला पार्ट है उसको न्यूट्रिशन दे पाए, है ना। और उसी के लिए फूड स्टोर होता है वो वहां पे, व्हाइट वाला पार्ट येलो वाले पार्ट के लिए होता है, बाकी दोनों हम खा जाते हैं वो तो कोई बात नहीं ठीक है। लेकिन व्हाइट वाला पार्ट जो वो होता है, जानवर जो होता है, वो बर्ड जो होता है, वो व्हाइट वाला पार्ट उसके येलो वाले पार्ट के लिए बनाता है, कि जब उसमें से चिकन जो बड़ा होगा, छोटा वाला बेबी, उसका ख्याल रखेगा वो व्हाइट वाला पार्ट उसके फूड का, ठीक है। लेकिन हम दोनों खा जाते हैं भैया, हम क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे हॉर्मोन्स, ठीक है। ये भी होते हैं, हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ये ऐसे एक है ना, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हार्मोन है जो फंक्शनल एक। होता है। हाँ, और हाँ जो कि फंक्शनल होता है, वेरी गुड। इम्यूनोग्लोबुलेंस, कभी आपने सुना हो इम्यूनोग्लोबुलेंस? इम्यून प्रोवाइड करते अरे हैं। हाँ, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने एंटीबॉडी सुना है, एंटीबॉडी? मैम Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, एंटीबॉडी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। एंटीबॉडी कुछ नहीं होता, एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम आईजी लिख सकते हैं, आईजी, ठीक है। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडी आप पढ़ोगे क्लास 12th में। अगर ये एंटीबॉडी बॉडी में ना हो, कम हो, तो आपको इम्यूनिटी आपकी कम रहेगी, है ना बच्चों। च्यवनप्राश खाया करो सब लोग। क्लॉटिंग प्रोटीन, क्लॉटिंग प्रोटीन कोई मुझे एक बताएगा, किसी प्लेटलेट्स। ने कभी पढ़ा हो तो। प्लेटलेट क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है, वो सेल है जो बनाते हैं, क्लॉटिंग करते हैं, नहीं। क्लॉटिंग प्रोटीन में अगर आपने सुना हो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। चैप्टर पढ़ेंगे ब्लड वाला, तभी मैं प्रोथ्रोम्बिन के बारे में बताऊंगी। क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स एक तरीके के सेल हैं जो कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं, मतलब जिनके अंदर ये प्रोटीन्स होते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है, ओके। तो ये हो गए प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग प्रोटीन। अच्छा, फिर सेवेंथ हम देखते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर, कैरियर प्रोटीन्स में आपने सुना होगा बच्चों कि यस मैम। बहुत जगह ना हमारी बॉडी में पंप होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैम उसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को मैम कैरियर प्रोटीन मैम ले जाता है अगेंस्ट। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। तो यहाँ पे इसमें हमारे कुछ बॉडी में आपने कैरियर प्रोटीन देखे होंगे, कुछ आपने पंप देखे होंगे बॉडी में, सोडियम फ्लूइड पोटेशियम मोज़ैक। पंप। हाँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरीके की, जैसे लिपिड मेम्ब्रेन है ना नीचे भी, है ना, और फिर उसके ऊपर ऐसे प्रोटीन की लेयर,
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, देन दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, है ना, आपने ये वाला पढ़ा होगा। Yes, ma'am. हाँ, तो ये Yes, ma'am, प्रोटीन पढ़ा है। अगर इसके पास कोई अब मॉलिक्यूल आ गया तो ये ये पेरिफेरल भाग के प्रोटीन, आएगा नीचे की तरफ, हाँ ये यहाँ पे आएगा और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा। तो ऐसे होता है, ये कैरियर प्रोटीन की तरह वर्क करते हैं, है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम को और पोटेशियम को क्या बोलते हैं, इधर उधर भेजते हैं, ये भी अच्छे से बताऊंगी। और एक्वापोरिन, एक्वापोरिन पढ़े हैं कभी, प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा एक्वापोरिन। एक्वापोरिन वाटर चैनल्स होते हैं, पोरिन्स वाटर चैनल्स, तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, वाटर का। ठीक है, ये हो गया। नाउ 8 हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कभी आपने सुना है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी मसल में होते हैं, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन हमारे कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ये हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स खत्म। अब हम लिपिड इस सेशन में शुरू नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में ही शुरू करेंगे। बाकी अब अभी है हल्का फुल्का टाइम, शुरू कर दे लिपिड। नो मैम। अच्छा, जाना है, दूसरी भी क्लास है। यस मैम। चलो, ये सारी चीजें आप पढ़ के आएंगे, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, और नेक्स्ट क्लास में